पिंकी की जादुई फ्रॉक। पिंकी अपने घर में बैठकर कपड़े धो रही थी कि तभी वहाँ पर विमला आती है और बेवजह ही उसे डांटने लगती है। अरे अरे, पिछले 2 घंटे से तो कपड़े धोने में लगी है, घर के बाकी काम क्या तेरी मरी हुई माँ कर करेगी? तुझसे कितनी बार कहा है कि ये फालतू के काम बाद में कर लिया कर। तेरे पिताजी को ड्यूटी पर जाना है और उन्हें देरी हो रही है, जल्दी से उनका लंच बना दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ, मैं बस अभी बना देती हूँ, थोड़ी ही कपड़े रह गई है। थोड़े रह गई हो या ज्यादा रह गई हो, मुझे इसे कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप ये काम यही छोड़ दे और हाथ धोकर खाना बनाने में रसोई में पहुँच जा। एक पल की जरा भी देरी हुई तो तुझे अभी मजा चखा दूंगी। अपनी माँ की इतनी बातें सुनने के बाद पिंकी उदास होकर किचन में खाना बनाने लगती है और वो अपने पिताजी को लंच पैक करके दे देती है। इसके बाद पिंकी के पिताजी विनोद अपने काम पर चले जाते हैं। पिंकी एक नौजवान लड़की थी और वो अपने पिता विनोद जो शहर के कारखाने में काम करते थे और पिंकी अपनी सौतेली माँ विमला के साथ ही रहती थी। पिंकी की सौतेली माँ बहुत ही खड़ूस और चतुर औरत थी। वो कभी भी ठीक तरह से पिंकी से बात नहीं करती थी। पिंकी का गांव अभी विकसित नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर जरूरत की चीजें बहुत कम मिलती थी। पिंकी की सौतेली माँ विमला शहर से आई थी और उसे काम करने की कोई आदत नहीं थी। विमला विनोद को उसके कारखाने में मिली थी। विमला वहीं पर काम करने आती थी। धीरे धीरे करके विमला और विनोद की बातें आगे बढ़ने लगती है। विनोद शादीशुदा था, लेकिन उसने विमला को ये बात कभी नहीं बताई। एक बार एक दुर्घटना में विनोद की पत्नी शीतल का देहांत हो जाता है। वो इस बात से दुखी नहीं था, क्योंकि वो यही चाहता था। शीतल के देहांत के बाद विनोद विमला को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और विमला हाँ कर देती है। शादी करने के बाद विनोद विमला को सब कुछ सच सच बता देता है और अपनी बेटी को मिलवाता है। विमला, ये मेरी बेटी है जो 12 वर्ष की है। अब से तुम इसकी माँ हो तो तुम्हें इसके माँ की तरह परवरिश करनी है। देखो जी, तुमने मुझे शादी से पहले ये सब नहीं बताया था, तो तुम जबरदस्ती मुझ पर ये बात थोपने की कोशिश मत करो। मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं इसकी माँ नहीं हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, तुम इसे परवरिश मत करना, पर तुम इसे अपने साथ रख तो सकती हो। हाँ, मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ, परंतु इसमें मेरी कुछ शर्तें होंगी। इसे घर के सभी काम करने होंगे, मेरी बातें माननी होगी, तभी मैं इसे अपने घर में रखूंगी। ठीक है, तुम जैसा कहोगी ये वैसे ही रहेगी। अब भाग्यवान, इतना गुस्सा मत हो, नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आने लग जाएंगी। चलो अंदर कमरे में चलते हैं। विनोद और विमला अपने कमरे में अंदर चले जाते हैं। विनोद अपनी बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। वो बस अपनी बेटी को अपने घर में नौकरानी की तरह रख रहा था। बेचारी पिंकी घर के सभी काम करती थी और वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। पिंकी रंग की जरा सांवली थी। उसने आज तक स्कूल भी नहीं देखा था। वो पूरा दिन घर का काम करती और अपना समय व्यतीत करने के लिए बाहर आंगन में बैठी रहती और पशु पक्षियों और जानवरों से बातें करती है। पिंकी के माँ के गुजर जाने के बाद पिंकी को उसकी सौतेली माँ उसे कुछ भी नहीं देती थी। पिंकी पर ना तो विनोद ध्यान देता और ना ही विमला, लेकिन पिंकी एक बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ नया करती और खुश रहती, परंतु वो जब भी अपने आसपास की लड़कियों को देखती थी तो उसे बहुत ही जलन महसूस होती थी, क्योंकि उसके पास उनकी तरह अच्छे कपड़े नहीं थे और न ही वो उनकी तरह सुंदर थी। पिंकी किसी से भी बात करने में बहुत ही जिल्लत महसूस करती थी। एक दिन पिंकी जंगल में घूमने के लिए जाती है। तभी जंगल में एक पेड़ पर उसे लटकती हुई फ्रॉक नजर आती है। फ्रॉक दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसने आज तक ऐसी फ्रॉक कभी नहीं देखी थी। वो बहुत ज्यादा चमक रही थी। फ्रॉक देखकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है, परंतु उसे डर लगता है और वो फ्रॉक को बिना लिए ही आगे बढ़ने लगती है। तभी वो फ्रॉक आवाज देती है, पिंकी, कहाँ जा रही हो तुम? मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही तो हूँ। रुको और मुझे अपने ऊपर धारण कर लो और उसके बाद देखो क्या होता है। फ्रॉक की बातें सुनकर पिंकी वो फ्रॉक पहन लेती है और वो तुरंत ही अपने अंदर बदलाव देखने लगती है। उस फ्रॉक को पहनने के बाद पिंकी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। वो एक राजकुमारी की तरह लगती है। अब वो अपना यह बदला हुआ रूप देखकर पिंकी को अच्छा लगता है और वो अपने गांव में सभी लोगों को दिखाने के लिए बेसब्री से इंतजार करती है। पिंकी जल्दी जल्दी अपने गांव पहुंच जाती है। जैसे ही वो गांव में पहुंचती है तो सभी उसे एक अलग नजर से देखने लगते हैं।
गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि पिंकी के अंदर इतने परिवर्तन कैसे आ गए। पिंकी एकदम सुंदर राजकुमारी की तरह दिख रही थी। अब पिंकी जहाँ भी जाती उसके पीछे रोशनी हो जाती। अपनी सुंदरता को लेकर पिंकी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है। जब ये बात गांव के महाराज को पता चलती है तो वो पिंकी को अपने महल में बुलाते हैं। बुलाने पर पिंकी महल जाती है और महल में सभी लोग पिंकी को पसंद कर लेते हैं। तभी पिंकी राजकुमार के साथ डांस करती है। ये सब पिंकी को कोई सपना लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सचमुच हो रहा है। पिंकी महल से जब वापस आती है तो उसकी सौतेली माँ में बहुत गुस्सा भरा होता है। तभी वो कहती है, आहा, अब तो महारानी बन गई है तू। तेरी सारी अकड़ में अभी बाहर निकालती हूँ, रुक जा तू। विमला पिंकी की सुंदरता से बहुत जलने लगी थी और वो पिंकी की वो जादुई फ्रॉक वापस छीन लेती है। विमला को समझ आ जाता है कि पिंकी के साथ जो भी हुआ है उस फ्रॉक की वजह से है। अब विमला उस फ्रॉक को छिपा देती है और वापस से पिंकी को घर के कामों में लगा देती है। पिंकी अपनी माँ का मुकाबला कभी नहीं करती थी और ना ही जुबान लड़ाती थी। पिंकी चुपचाप घर में काम करने लगती है। तभी पिंकी की खोज करते हुए राजकुमार पिंकी के घर आता है। वो विमला से कहता है, नमस्ते आंटी जी, मैं आपकी बेटी पिंकी से मिलने आया हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप पिंकी को बाहर नहीं निकलने देती हैं। क्या मैं इसके पीछे की वजह जान सकता हूँ? राजकुमार की ये बातें सुनकर विमला थोड़ा डर जाती है और वो डर कर कहती है, वो पिंकी घर में ही है, आप जाकर उसे मिल लीजिए। राजकुमार अंदर जाकर पिंकी की हालत देखता है तो वो पिंकी को देखता ही रह जाता है। तभी पिंकी राजकुमार को सारी बातें बता देती है। अब राजकुमार पिंकी को उसके असली रूप में ही स्वीकार कर लेता है। देखो पिंकी, मैं तुम्हारी सुंदरता पर आकर्षित नहीं हुआ हूँ। मुझे तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी ईमानदारी अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे विवाह करो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? पिंकी राजकुमार को शादी के लिए हाँ कह देती है और उसके बाद वो अपनी जादुई फ्रॉक पहन लेती है। जादुई फ्रॉक पहनने के बाद पिंकी और राजकुमार का विवाह हो जाता है और अब विमला सुधर जाती है और वो पिंकी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगती है। पिंकी जब भी अपने ससुराल से वापस आती, विमला उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती और उसके साथ हंसी खुशी से रहती। जादुई जलपरी के लिपस्टिक के 2 घर। बहुत समय पहले की बात है। सेवकपुर नामक गांव में 2 अनाथ बहनें सीता और गीता रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही एक कार दुर्घटना में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण दोनों बहनें अनाथ हो गई थी और उनका अब इस दुनिया में कोई नहीं था। सीता गीता से 8 साल बड़ी थी। सीता दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन दूसरी तरफ गीता काली और कम सुंदर थी और दोनों के रंग रूप में इतना फर्क होने के बावजूद वे दोनों बहनें एक साथ मिलजुल कर रहती थी। सीता का सपना था कि वो बड़ी होकर एक फैशन डिजाइनर बने, लेकिन किस्मत ने उसे मौका ही नहीं दिया, क्योंकि समय से पहले उसके माता पिता चल बसे और इसी तरह से दिन बीत रहे थे। और एक दिन गीता सीता से कहती है, दीदी, हम बहुत दिनों से स्कूल नहीं गए और हम दोनों का ही स्कूल न जाने की वजह से नाम कट सकता है, और आपको नहीं लगता कि हमें अब स्कूल जाना चाहिए ताकि हम अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके? चाहे भले ही वे दोनों हमारी जिंदगी में अब नहीं रहे, लेकिन हम जिंदगी भर उनके संतान कहलाएंगे। और घर की कंडीशन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने अभी हिम्मत जुटाकर और कमाकर स्कूल की फीस नहीं भरी तो हम फिर आगे कभी जिंदगी भर स्कूल नहीं जा पाएंगे। हम दोनों को गांव के बड़े घरों में साफ सफाई करके कुछ पैसे इकट्ठे करने चाहिए ताकि हम अपने स्कूल की फीस भर सके और पढ़ लिखकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। गीता, हम दोनों ही पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों अभी इतने छोटे हैं कि हमें कोई भी नौकरी पर नहीं रखेगा, और जब कोई हमें नौकरी पर ही नहीं रखेगा तो हम अपने स्कूल का खर्चा कैसे निकाल पाएंगे? हमारे माता पिता की कमाई कर रखा पैसा भी अब कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हम दोनों मिलकर एक फैशन बुटीक पर काम करना सीख लेते हैं ताकि हम अगर पढ़ाई ना भी कर सके तो हम अपने फैशन बुटीक से इतना कमा लेंगे कि हम अपना घर खर्च चला लेंगे। कुछ पैसे रखे हैं जिससे हम फैशन बुटीक का काम सीख लेंगे और फिर उन्हीं के यहाँ पर जॉब करने लगेंगे।
क्योंकि आज के कलयुग में कोई भी किसी का सगा नहीं है और रिश्तेदारों को तो तुम अच्छे से जानती ही हो, वो थाली के बैंगन है। अगर हमारे माता पिता होते तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। माता पिता के चले जाने के बाद कोई भी हमारी मदद करने तक नहीं आया और ना ही किसी ने हमसे हमारा हाल पूछा। सब बहुत ही मतलबी है। हाँ दीदी, सब बहुत मतलबी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे। हम फैशन बुटीक का काम सीखेंगे और फिर कुछ दिनों बाद जॉब करने लगेंगे तो हमें अच्छी तनख्वाह मिलने लगेगी, जिससे हम चैन से रहने लगेंगे। गीता छोटी थी, लेकिन उसे अपनी बड़ी बहन सीता की कही बात सही लगती है और फिर दोनों तय करती है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वे दोनों फैशन बुटीक का कोर्स करेगी। अगले दिन दोनों बहनें पास के फैशन बुटीक पर जाती है, जहां पर बहुत सी लड़कियां फैशन बुटीक का कोर्स सीखने आया करती थी। दोनों बहनें बुटीक पर पहुंचकर मालकिन से बात करती है और 2 महीने की कोर्स की फीस 500 रुपए दे देती है। फैशन बुटीक वाली उन्हें अगले दिन से आने के लिए बोल देती है। अपना एडमिशन कराने के बाद दोनों बहनें रोजाना फुल डेडिकेशन के साथ बुटीक में जाया करती और सभी लड़कियों के बीच में बैठकर अच्छे से कोर्स के कॉन्सेप्ट सीखा करती। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों बहनें 2 महीने बाद कोर्स को ढंग से सीख लेती है और फिर उसी दुकान में काम करने लगती है। इतनी मेहनत और लगन के साथ काम सीखने के बाद वे दोनों उसी बुटीक में उतने ही मेहनत और लगन के साथ अपने पास आए हुए ऑर्डर्स को कंप्लीट करती है और समय से पहले अपना अपना काम निपटा लिया करती है। दोनों का काम मालकिन को इतना पसंद आता है कि वे उनकी तनख्वाह 5000 से दुगनी कर देती है और दोनों बहनें मिलकर महीने में 20,000 रुपए कमाने लगती है और 5 महीने बाद दोनों बहनें मिलकर अपने स्कूल की पढ़ाई भी कंप्लीट करने के लिए स्कूल में दोबारा एडमिशन करवा लेती है। और अगले दिन दोनों बहनें स्कूल पहुंचती है और क्लास में पहुंचने के बाद सीता की क्लास में पढ़ रही लड़कियां सीता को चिढ़ाने लगती है। ये तो वही रिपीटर है ना जो पिछले साल 11वीं में थी और आज भी 11वीं में ही है। अगर इतना ही शौक है क्लास रिपीट करने का तो नर्सरी में एडमिशन ले ले सीता। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। अरे नहीं नहीं, ऐसे क्यों कह रही हो? सीता तो अब एक फैशन बुटीक बन गई है, जिसकी वजह से दुकान बहुत चलती है। अब इसे स्टूडेंट नहीं बल्कि बुटीक वाली आंटी कहकर पुकारना चाहिए। तुम मुझसे 1 साल जूनियर हो और मैं अभी भी तुम्हारी सीनियर ही रहूंगी। मेरे घर के हालातों की वजह से मैं पिछले साल 11वीं नहीं कर पाई, वरना मैं अभी 12वीं में होती। और तुम दोनों को कोई हक नहीं कि तुम मुझे बुरा भला कहो, क्योंकि हम सब यहाँ स्कूल में पढ़ने आए हैं और सभी अपनी अपनी फीस देकर बैठे हैं। तो तुम मुझसे ऐसे नहीं कह सकती, वरना मैं प्रिंसिपल को शिकायत लगा दूंगी। अच्छा ठीक है बुटीक वाली आंटी, हम कुछ नहीं कहते। कई महीनों बाद स्कूल जाने के बाद सीता और गीता दोनों ही बुरी भली बातें अपनी क्लास की लड़कियों से सुनती है, जिसके कारण दोनों ही उदास होकर घर वापस आती है और उल्टा सीधा खा पी कर सीधा फैशन बुटीक पहुंच जाती है, क्योंकि शादी का सीजन चल रहा था, जिसके कारण दोनों को ही बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तब जाकर वे दोनों ऑर्डर्स कंप्लीट कर पाती थी और ऐसे ही धीरे धीरे शादी के सीजन में बुटीक वाले मालकिन की खूब कमाई होती है और दोनों बहनें भी बहुत मेहनत और लगन के साथ रात दिन मेहनत करती और ग्राहकों को अपने काम से खुश कर देती। ये देखकर नुक्कड़ फैशन बुटीक वाली दोनों बहनों से जलने लगती है और मन ही मन कहती है, इन दोनों बहनों के इतने अच्छे काम की वजह से इस मामूली सी फैशन बुटीक वाले की दुकान इतनी चलने लगी है और जब से ये दोनों बहनें इसकी दुकान में काम करने आई हैं, तब से इसकी दुकान पर 4 चांद लग गए हैं। मुझे कुछ तो कुछ करना ही होगा। एक तरफ नुक्कड़ फैशन बुटीक वाली चल रही होती है और दूसरी तरफ दोनों ऑर्डर्स ले रही होती है और अपनी मालकिन से कहती है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मैम, कांग्रेचुलेशन। अच्छा, क्या सच में? मुझे पूरी बात बताओ। जी मैडम, हमारे गांव की मुखिया की बेटी की शादी है, जिसमें सभी को थीम बेस्ड लहंगा बनवाना है और आपको पता है मैम, पूरे 25 लहंगों का ऑर्डर मिला है।
जो हमें 1 महीने में पूरा करना है। तुम्हें भी कांग्रेचुलेशन। आज तुम दोनों अगर ना होती तो मेरी बुटीक को कोई नहीं जानता, और तुम दोनों की लगन और मेहनत से काम करने की वजह से मेरी दुकान में कस्टमर भी बहुत आते हैं, और मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, जिसके लिए मैंने तुम्हारी सैलरी भी दुगनी कर दी है। और मुझे अपने ऊपर फक्र है कि मैंने तुम दोनों को इतना अच्छा काम सिखाया कि तुम दोनों ने मेरे सिखाए हुए काम से भी अच्छा काम किया। सभी बहुत खुश होते हैं और दोनों बहनें काम पर लग जाती है, और समय बीतता है, और ऐसे ही 12 दिन बीत जाते हैं, और वे दोनों 8 लहंगे बनाकर तैयार कर देती है, और उन्हें रात दिन मेहनत करता देख मालकिन बहुत खुश होती है, और अगले दिन दोनों को एक रेस्टोरेंट पर खाना खिलाने ले जाती है। जैसे ही मालकिन और दोनों बहनें दुकान बंद करके बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है कि तभी नुक्कड़ फैशन बुटीक वाली उनकी दुकान का ताला तोड़कर दुकान में घुस जाती है, और सारे महंगे लहंगे काट काट कर टुकड़ों में फैला देती है, और हंसते हुए कहती है, चलो ये तो अच्छा हुआ ये तीनों यहाँ से निकली, वरना तो ये तीनों तो यहाँ पर जमकर बैठती थी, और आज मैं भी अपने काम में सफल हो गई। अब देखती हूँ कौन इनकी मदद करेगा। इतना कहकर नुक्कड़ फैशन बुटीक वाली वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। कुछ घंटों बाद जब मालकिन सीता और गीता दुकान में वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी दुकान का ताला टूटा होता है, और दुकान में सब कुछ कटा फटा टुकड़ों में बटा चारों तरफ डला होता है। ये देखकर वे तीनों बहुत रोती है। दुकान में सभी लहंगे कटे फटे चारों तरफ पड़े होते हैं। ये सब देख दोनों बहनें टूटकर चूर चूर हो जाती है, और मालकिन भी टूट जाती है, और रोते रोते दोनों बहनें एक नदी के किनारे पहुंच जाती है, और दोनों बहनें नदी के पास बैठकर बहुत जोर जोर से रोती है। हे भगवान, पहले ही हम पर मुसीबत बहुत कम थी और अब एक और नई मुसीबत आ गई। अब हम मालकिन को कैसे वापस से इतने सारे सामान और लहंगे लाकर देंगे? मुझे लगता है कि ये किसी की चाल है। ऐसे ही कोई भी हमारी दुकान में नहीं घुसता, और जब हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला तभी किसी ने हमारी दुकान में आने की कोशिश करी, क्योंकि उसको पता था कि हमारे पास इतना बड़ा ऑर्डर आया है। शायद उस इंसान को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। हम गरीबों के साथ ही ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आती है? पहले हमारे माता पिता हमसे दूर हो गए, और फिर बहुत दिनों बाद जब सब कुछ ठीक होने के बाद जब हमें नौकरी मिल गई तो किसी ने भी हमें चैन से नहीं रहने दी। सीता और गीता बहुत फूट फूट कर रो रही होती है कि तभी नदी में से अचानक आवाज आने लगती है, तुम दोनों क्यों रो रही हो? ये कौन है? कौन हो तुम? हमें क्यों नहीं दिख रही? मैं एक जादुई जलपरी हूँ। मेरे पास कभी भी कोई आकर नहीं रोता, और जो रोता है मैं उसको खुश करके भेजती हूँ, और यहाँ पर तुम दोनों रो रही हो तो मुझसे रहा नहीं गया, और इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गई। तुम्हारे साथ जो भी दिक्कत है, परेशानी है, वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे परेशानी का हल जरूर निकाल लूंगी। सीता और गीता दोनों बहनें मिलकर जादुई जलपरी को सब कुछ बताती है। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कठिन परिश्रम किया है। इतनी कम उम्र होने के बावजूद तुमने हार नहीं मानी, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैं तुम्हें बादलों में 2 जादुई लिपस्टिक के घर के बारे में बताती हूँ, और तुम्हें वहाँ कैसे पहुँचना है वो भी बताती हूँ। तुम्हें बादलों में 2 जादुई लिपस्टिक के घर मिलेंगे, और वो दोनों जादुई लिपस्टिक के घर तुम्हारी बहुत सहायता करेंगे। ऐसा कहकर जादुई जलपरी अपनी छड़ी घुमाती है और दोनों के लिए एक चमकीला रास्ता बनाती है, जिससे दोनों बहनें बादलों में पहुंच जाती है, और वे देखती है कि वहां लाल और पीली जादुई लिपस्टिक के 2 घर होते हैं। तभी लाल जादुई लिपस्टिक का घर सीता से कहती है, तुम दोनों मेहनती और समझदार लड़कियों का हमारे जादुई लिपस्टिक के घर में स्वागत है। तुम दोनों अभी पहली जादुई लिपस्टिक के घर में हो। मैं तुम्हारी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगी। तुम्हें जब भी कुछ भी चाहिए हो, चाहे वो कुछ भी हो, तुम मुझसे बेझिझक कहना। मैं तुम्हें हर चीज ला कर दूंगी। मैं जो भी ला कर दूंगी वो तुम दोनों तक सीमित रहेगा, और तुम दोनों ही उसका लुत्फ उठा पाओगी। सीता और गीता लाल जादुई लिपस्टिक के घर में जाकर बहुत खुश होती है, और दोनों ही अपने सारे दुख भूल जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों पीली जादुई लिपस्टिक के घर में जाती है।
तभी पीली जादुई लिपस्टिक के घर से आवाज आती है, तुम दोनों का इस पीली जादुई लिपस्टिक के घर में स्वागत है और तुम दोनों ही यहाँ बहुत आराम से रह सकती हो। जब भी तुम्हें किसी की सहायता करनी हो या फिर अपने लिए ज्वेलरी चाहिए हो तो तुम यहाँ कभी भी आकर मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तुम्हारी कही हुई हर चीज मैं तुम्हें एक चुटकी में दे दूंगी। दोनों जादुई लिपस्टिक के घर दोनों बहनों को बहुत पसंद आते हैं और दोनों ही लाल जादुई लिपस्टिक के घर में चली जाती है और वहाँ जाते ही दोनों की वेशभूषा बदल जाती है और दोनों ही बहुत सुंदर दिखने लगती है। वे दोनों पीली जादुई लिपस्टिक के घर में जाती है और गांव के गरीब लोगों की मदद भी किया करती और इस तरह दोनों का जीवन बहुत सुखदायक हो जाता है और दोनों ही अपनी जिंदगी चैन और आराम से जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।